और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हिमाचल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल में समन्वय समिति का फॉर्मूले से हल निकालने की कोशिश की है, लेकिन सियासी संकट अभी तक टला नहीं है, ये जानकारी मिल रही है। हिमाचल के सियासी संकट पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि सुक्खू सरकार में मंत्री और पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। और सूत्रों का दावा यह भी है कि विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र कांग्रेस के नाम से एक नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। इस बीच सीएम सुक्खू विक्रमादित्य के करीबी विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस आलाकमान भी हिमाचल के राजनीतिक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जैनेंद्र इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। जैनेंद्र, विक्रमादित्य की नाराजगी के बीच ये जानकारी अब मिल रही है कि जल्द ही नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं विक्रमादित्य। बिल्कुल, सुक्खू सरकार पर अभी खतरा मंडरा रहा है और सब कुछ निर्भर करता है विक्रमादित्य सिंह के अगले कदम पर। वो आर पार के मूड हैं, जैसा उनके नजदीकी सूत्र बता रहे हैं, और साफ तौर पर सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में विक्रमादित्य क्या फैसला करेंगे ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि सुक्खू ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में विक्रमादित्य के सामने दो विकल्प है। पहला, वो बीजेपी में शामिल हो जाए। इस विकल्प को लेकर के दुविधा ये है विक्रमादित्य के सामने कि ऐसे में जो उनके पिता की विरासत, राजा वीरभद्र सिंह की विरासत है, वो भी एक तरीके का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में दूसरा विकल्प, जिसकी चर्चा बड़ी तेजी से होती है कि विक्रमादित्य एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं जिसका नाम कांग्रेस वीरभद्र या वीरभद्र कांग्रेस कुछ इसके आसपास रह सकता है। और चूंकि विक्रमादित्य जो है वो चंडीगढ़ में कांग्रेस के बागियों से मिलकर के दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकातों को लेकर के अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं, सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कुल मिलाकर के विक्रमादित्य के अगले कदम पर टिकी हुई नजर रहेगी विक्रमादित्य के अगले कदम पर। बहुत धन्यवाद जैनेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, बगावत के बाद पहली बार जो कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र राणा मीडिया के सामने आए हैं। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बड़ा दावा किया है कि सुक्खू सरकार को हटाकर ही रहेंगे। हिमाचल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा टर्मोइल है और वजह यह है कि एमपी का इलेक्शन पहले हारी क्योंकि 6 कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस रिबेल हुए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हमारे साथ वो चेहरा है जिन्होंने एक समय पे प्रेम कुमार धूमल को हरा दिया था, जो चीफ मिनिस्टर फेस थे। और इस बार भी ये जो पूरा जो घमासान है कांग्रेस के बीच में बचा हुआ, उसमें एक बहुत बड़ी फोर्स है। हमारे साथ हैं कांग्रेस रिबेल राजेंद्र राणा। राणा जी, आपने एमपी तो बीजेपी का बनवा दिया, लेकिन आप एमएलए नहीं रहे, डिस्क्वालीफाई कर दिया आपको। ये जबरदस्ती है, फोर्सफुली है। जहां तक राज्यसभा सांसद का प्रश्न है, हमने हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को वोट डाला, हिमाचलियत की बात करी, हिमाचल के स्वाभिमान की बात करी। मैं ये कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही छोटा सा पहाड़ी और खूबसूरत सुंदर सा राज्य है। 3 राज्यसभा के सांसद हिमाचल प्रदेश से जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। हमने सिर्फ इतना कहा कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता या कोई बड़ा चेहरा जो चुनाव हार गए हैं, चाहे आशा कुमारी हैं, चाहे रामलाल जी हैं, चाहे कौल सिंह जी हैं, ऐसे व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को जिसने पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया, उसको सांसद का आप टिकट देते राज्यसभा का, उसको दिल्ली भेजते, जो कि हिमाचल के सेंटीमेंट्स को समझता। हमने हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की बात करी है, और जब हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की बात, मेरे अपने चुनाव क्षेत्र के स्वाभिमान की बात आएगी, तो मैं किसी भी बात को लेकर कोई समझौता नहीं करूंगा। मेरे लिए पहले हिमाचल है, मेरे लिए पहले मेरा चुनाव क्षेत्र है, और हिमाचल प्रदेश के हक हुकूक की लड़ाई लड़ना मुझे लगता है कि एक नैतिक जिम्मेवारी है। चलो राणा जी, आपने कांग्रेस को बोल दिया था कि हाँ जी, आप लोकल हिमाचली को राज्यसभा कैंडिडेट बना दीजिए, हम वोट डाल देंगे, लेकिन वो बीजेपी से प्यार किस तरह जाग गया कि उनके कैंडिडेट को वोट डाल दिया आपने? तो क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति है और पहले वो कांग्रेस में ही रहे और हिमाचल का व्यक्ति है, इसलिए हमने वोट दिया। और वोट देना ये हमारा अधिकार है, ना उस पर कोई डिफेक्शन है, ना उस पर कोई प्रतिबंध है। और जो हमें अच्छा लगा, हमें भी लोग वोट डालते हैं, जो हमें अच्छा लगता हम डालते हैं, हमें डालते हैं लोग जी। आपने हर्ष महाजन जी का साथ दिया है कि बीजेपी का साथ दिया है? मैंने हर्ष महाजन का साथ दिया है, और मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की अध्यक्षा, प्रदेश के अलावा दिल्ली हाईकमान को लगातार मैं
अप्राइज कराता रहा, मेरे बाकी के साथी भी मिलते रहे, अप्राइज कराते रहे, बताते रहे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का व्यवहार, रवैया विधायकों के प्रति ठीक नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या हुई आपकी सुखविंदर सुक्खू से? क्या प्रॉब्लम हुई? आप पिछले 4 दिन से ललित होटल में बैठे हैं, 6 कांग्रेस के एमएलए जो रिबेल थे, जो डिस्क्वालीफाइड हैं, अब प्रॉब्लम क्या हुई आपकी कांग्रेस सरकार से, सुक्खू जी से? देखिए, हम लोगों को लोगों ने चुना है और हमारी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ वायदे किए हैं, कुछ गारंटियां दी हैं। हम लोगों के बीच में जब जाते हैं वो काम नहीं होते हैं, हम मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, मुख्यमंत्री फ़ोन तक नहीं सुनते हैं, या मुख्यमंत्री काम नहीं करते हैं, डेवलपमेंट के काम हो नहीं रहे हैं। हर समय मुख्यमंत्री ये रोना रोते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो है आर्थिक हालत ठीक नहीं है, कंगाली हो गई है। तो आपने कमिटमेंट करी है, आपने हर वर्ष 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात करी है, आपने 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात करी है, आपने 300 यूनिट बिजली का फ्री देने की बात की है। इसके अलावा भी चुनाव क्षेत्र में कुछ विकास के काम होते हैं। जब काम नहीं होंगे और आप हर बार झूठ बोलेंगे, और ये सरकार जो है ये चुने हुए एमएलए की तो बनी नहीं, ये तो सरकार को चलाने वाले तो हमारे मुख्यमंत्री के मित्र हैं। जो कमरे मंत्रियों को एलोकेट होते हैं, अलॉट होते हैं, वो कमरे तो इनके मित्रों को दिए गए हैं। और कितनी फौज, ओएसडी एडवाइजरों की फौज खड़ी कर दी है, इतना तो मेरे ख्याल यूपी में नहीं होंगे जितने एडवाइजर। और दूसरी तरफ से रोना रोड़ा के फाइनेंशियल क्रंच है। तो मुझे लग रहा है कि बार बार ह्यूमिलेट करना, बार बार जलालत देना, हम हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, हम राजनीति से संन्यास लेके घर बैठना पसंद करेंगे, परंतु अपने चुनाव क्षेत्र की जनता और सुजानपुर की जनता के अलावा हिमाचल की जनता के साथ जो है इस स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इनके साथ कोई भी को धोखा करने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ नहीं चलेंगे। चलो, घर तो आपको बिठा दिया उन्होंने, एक्स एमएलए बना दिया आप लोगों को। अब मुझे बताइए, 5 स्टार होटल, चलो ये नहीं मैं कह रहा, अब आप जा रहे हो, बड़ी बार गए होगे, लग्जूरियस चॉपर्स राइड्स, बीजेपी के लोग घूम रहे हैं आपके आसपास, तो बीजेपी नया घर बना लिया अब आपने? आप क्या समझते हैं कि जब आदमी को घर से जबरन निकाला जाए तो कहीं तो नया घर बनाने की कोशिश करेगा? हम सोचेंगे, हम विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, और स्वाभाविक है कहीं तो रहेंगे, नया घर होगा या अपने आप बनाएंगे, कुछ तो करेंगे। इसलिए ये प्रश्न ही नहीं है। जहाँ तक आपने घर बैठाने की बात करी, कोई कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हो गए। आपको कोई जबरन अब इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आप हाउस में नहीं थे। अब 27 तारीख को वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद हम हाउस में हैं, उसके बाद जो हमारा वहाँ पर जो बिल है उसमें हम शामिल हैं। उसके अलावा 28 तारीख को हम वहाँ मौजूद हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें आपको, एबीपी न्यूज पर बागी विधायक राजेंद्र राणा को एक्सक्लूसिव आपने सुना। घर से निकाला जाएगा तो कहीं तो जाएंगे, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि अगर घर से हमें निकाला गया है तो हम कहीं तो जाएंगे। एक तरफ ये संकेत मिल रहे थे कि विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है, वो या तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या तो वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। और जब एबीपी न्यूज ने बात की विधायक राजेंद्र राणा से तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, देखिए, कि घर से निकाला जाएगा तो कहीं तो जाएंगे। हिमाचल में विकास नहीं हो रहा था और वही नाराजगी देखने को मिली है। असीम बस इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। असीम, बातचीत हमने आपकी सुनी राजेंद्र राणा से, और इस बात का जिक्र जब आपने उनसे पूछा कि अब आगे क्या, लेकिन उनका यह कहना था कि घर से निकाला गया है तो कहीं तो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या समझे, क्या जल्द ही कहीं और जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि एक तो घर वापसी वाला कोई सीन नहीं लग रहा, अभी कांग्रेस में वापस कोई पैचअप गेम हो जाएगा। लेकिन एक उन्होंने क्लियर कर दिया कि यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और जाएंगे। वो बीजेपी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। हालांकि क्या पॉलिटिकल लोग क्या डील स्ट्राइक करते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, फ्यूचर विल टेल। लेकिन एक बात क्लियरली उन्होंने बोल दी है कि अपना घर बनाना पड़ेगा। विक्रमादित्य के बारे में उन्होंने बोला कि 16 घंटे विक्रमादित्य हमारे पास रहे हैं और वो भी नाराज हैं जिस तरह के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बिहेव करते हैं हिमाचल प्रदेश के। सो क्लियरली, और एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने
कि हम यहाँ पर 6 कांग्रेस रेबल और 3 इंडिपेंडेंट नहीं है, और 7 से 9 लोग जो हैं कांग्रेस के एमएलए इनके संपर्क में हैं और सरकार हम गिराएंगे। ये क्लियरली उन्होंने बोला एबीपी न्यूज को। जी ठीक है असीम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें, हिमाचल में कैबिनेट की बैठक जारी है और बैठक में नहीं पहुंचे हैं विक्रमादित्य सिंह, जिन्हें लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार था और ये कहा जा रहा था, इस पर नजर थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, और अब ये जानकारी मिल रही है कि नहीं आए हैं विक्रमादित्य सिंह। सचिन, नाराजगी विक्रमादित्य सिंह की और कहीं ना कहीं उन पर नजर थी, नहीं आए हैं, और क्या ये माना जाए अब कि अभी भी हिमाचल कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज नॉट वेल है? जी देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप जरूर ये कह रही है, दावा कर रही है कि ऑल इज वेल, पर यह भी सच्चाई है कि ऑल इज वेल नहीं है। विक्रमादित्य आज कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आए हैं। हालांकि ये सच्चाई है कि उनका पहले से ही शेड्यूल्ड कार्यक्रम था, दिल्ली में जो है यूनियन मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग है, तो उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए विक्रमादित्य गए हैं। पर यह सच्चाई है कि ऑल इज वेल नहीं है कांग्रेस में। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र बता रहे थे कि विक्रमादित्य सिंह के पास ऑप्शंस जो हैं वो देखी जा रही हैं, रीजनल पार्टी जो है उसको फ्लोट करने की बात भी जो है हो रही है। पर यह बताना जरूरी है कि हिमाचल में पहले भी रीजनल पार्टी की कोशिश की जा चुकी है और वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई है। हिमाचल विकास कांग्रेस नाम से पार्टी जो है पंडित सुखराम जी ने बनाई थी, जिसने बीजेपी के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई थी, पर आज वो हिमाचल विकास कांग्रेस कहीं नहीं है। तो विक्रमादित्य सिंह तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको देख रहे हैं कि क्या उनके लिए सही होगा, क्या रीजनल पार्टी बिल्कुल बिल्कुल सचिन, बैठक में तो नहीं आए हैं, अब क्या ऑप्शन अपनाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। तंबाकू कारोबारी के ठिकाने पर रेड जारी है। कारोबारी के घर से करोड़ों की घड़ियां जब्त की गई हैं, 2.5 करोड़ की डायमंड वॉच जब्त की गई हैं, 5 और महंगी घड़ियां जब्त की गई और 7 करोड़ के गहने और कैश भी जब्त किए गए हैं। तो लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चल रही है। कानपुर से लेकर दिल्ली तक ये छापा चल रहा है। आपको बता दें कि कानपुर के तंबाकू कारोबारी के तमाम ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है और करोड़ों की जो घड़ियां हैं वो बरामद की गई। करोड़ों का कैश पहले बरामद किया गया था, उसके बाद लग्जरी गाड़ियां मिली थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी, और अब 2.5 करोड़ की डायमंड घड़ी बरामद हुई। इसके साथ ही साथ 3 दिन से आईटी की रेड जारी है, लेकिन लगातार कुछ न कुछ बड़ी अकूत चीजों का मिलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने बड़े धन कुबेर पर आईटी ने हाथ डाला है। दिल्ली से हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है इस आईटी रेड को लेकर? 3 दिन बीत चुके हैं और लगातार चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल अवधेश, आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं वसंत विहार में जो कारोबारी हैं के मिश्रा, उनके घर के बाहर ही मौजूद हूं और अभी भी जो इनकम टैक्स की टीम है वो यहां इस घर के अंदर मौजूद है। आज रेड का 3रा दिन है और लगातार रेड जो है वो जारी है। कल जब इनकम टैक्स की टीम ने यहां पर रेड की थी तो काफी जो महंगी गाड़ियां हैं वो यहां पर मिली थी। जो गाड़ियां इस वक्त अंदर भी खड़ी हुई हैं उनको जब्त किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आज की बात करूं तो आज 5 घड़ियां जो हैं वो इनकम टैक्स की टीम को यहां से बरामद हुई हैं, जिसमें से जो एक घड़ी है जिसकी तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं वो 2.5 करोड़ रुपए की घड़ी है। इसके अलावा 7 करोड़ रुपए की कीमत के जेवर और कैश अभी तक रिकवर यहां से हो चुका है। रेड यहां पर लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की जो टीम है उनको ये लग रहा है कि अभी रिकवरी और भी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल जो के मिश्रा हैं वो अंदर ही मौजूद हैं और वो सवालों के सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इनकम टैक्स के सूत्रों का कहना है। फिलहाल जो रेड है वो अभी तक जारी है और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि और क्या क्या यहां से बरामद होता है। बिल्कुल। और मनोज, अगर बात करें जो कारोबारी मुन्ना मिश्रा, इनके दिल्ली आवास पर छापेमारी चल रही है, कानपुर में भी चल रही है, क्या इसके अलावा भी कुछ ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है? और कुल मिलाकर 3 दिन की अगर हम बात करें तो लगभग कितनी संपत्ति उजागर हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं संपत्ति की बात करूं तो 60 से 70 करोड़ रुपए की गाड़ियां जो हैं वो यहां से बरामद हो चुकी हैं। इसके अलावा 7 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और कैश बरामद हो चुका है। जो घड़ियां हैं, एक घड़ी की ही कीमत जो है वो अभी 2.5 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा 5 घड़ियां और हैं जिसका अभी आकलन किया जा रहा है कि आखिरकार वो कितने की है। तो कहीं ना कहीं अभी करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है उसके बारे में इनकम टैक्स की टीम को पता चल चुका है। रेड लगातार जारी है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि कानपुर में और जहां जहां पर भी इस कंपनी के दफ्तर है वहां पर इनकम टैक्स
टैक्स की जो रेड है वो चल रही है। और इनकम टैक्स को शक तब हुआ कि जब 25 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स इन्होंने पे किया और इनकम टैक्स के पास ये जानकारी थी कि जो कंपनी का टर्नओवर है वो ज्यादा है और कहीं ना कहीं टैक्स को बचाया जा रहा है, टैक्स की चोरी की जा रही है। इसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने रेड की। फिलहाल तीसरा दिन है रेड का, रेड लगातार जारी है। अब ये देखना होगा कि आगे और कितनी जानकारियां निकल करके सामने आती हैं। जी बिल्कुल मनोज, हमारे साथ आप बने रही। तो बंशीधर कंपनी के मालिक के मिश्रा और उनके बेटे शिवम मिश्रा से इनकम टैक्स लगातार पूछताछ कर रही है, छापेमारी चल रही है और सूत्रों के मुताबिक के मिश्रा की खराब सेहत का उन्होंने हवाला दिया है और इन सब के बीच तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और जो स्थितियां हैं ये देखिए, ये वो लग्जरी गाड़ियां हैं जो छापेमारी के दौरान बरामद हुई हैं। आप देखिए ये काफिला है उन करोड़ों और अरबों की गाड़ियों का जो लगातार मिल रही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हुआ कि जिस तरीके का टर्नओवर कंपनी का है, जिस तरीके का टर्नओवर बंशीधर फर्म का है, उसके बाद जब छापेमारी शुरू हुई उसके बाद ये खुलासे होने शुरू हुए। और ये जो घड़ी है, इस घड़ी का ही केवल दाम 2.5 करोड़ रुपए है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अफ्रीका में पकड़ा गया एनआईए का मोस्ट वांटेड मोहम्मद गौस नियाजी, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पीएफआई का बड़ा चेहरा था मोहम्मद गौस नियाजी। बेंगलुरु में आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या का आरोपी है। आपको बता दें कि आरएसएस नेता रुद्रेश की 2016 में बेरहमी से हत्या की गई थी और उसी के बाद से ही इसे तलाशा जा रहा था। हत्या के बाद ये फरार हो गया था और अलग अलग देशों में लगातार ये ठिकाना बना रहा था, बदल रहा था। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले गुजरात एटीएस ने ट्रैक किया और इसकी जानकारी सेंट्रल एजेंसी को दी गई। और इस पूरी खबर पर सीधे रुख करते हैं मनोज का। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? बड़ी कामयाबी है कि विदेशी धरती से पकड़ा गया इसे। जी बिल्कुल, देखिए सेंट्रल एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कई सालों से ये फरार चल रहा था मोहम्मद गौस नियाजी और इसके ऊपर एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। गुजरात एटीएस लगातार इस पर काम कर रही थी और जब गुजरात एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब इसकी जानकारी गुजरात एटीएस को साउथ अफ्रीका में होने की मिली और फिर सेंट्रल एजेंसीज को इसके बारे में बताया गया। तब एनआईए की जो टीम थी वहां से इसको डिपोर्ट करके अब भी भारत लेकर आई है। इसको मुंबई में रखा गया है। इससे लगातार पूछताछ जारी है और ये पता किया जा रहा है कि 2016 में जो आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या हुई थी उसमें इसका कितना रोल था और इसके साथ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो फिलहाल इससे लगातार पूछताछ एनआईए की जारी है। धन्यवाद आपका मनोज, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के मनाली से आ रही है। मनाली में हिमस्खलन हुआ है, कई गाड़ियां दब गईं और मनाली के सोलंग नाला रोड पर नेहरू कुंड में भारी हिमस्खलन हुआ है। सड़क किनारे गाड़ियां पार्क की गई थी और आप देखिए वहां की स्थिति किस तरीके की है। कई गाड़ियां हिमस्खलन की चपेट में आ गई हैं। ये तस्वीर आपके सामने है तो कितना जबरदस्त प्रकृति का रूप दिखा है वो तस्वीर आप देखिए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी हिमस्खलन की घटना हुई है जिसके बाद ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित है। सीमा सड़क संगठन ने ट्रैफिक बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। और पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली की, दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की है जहां पर हिमस्खलन हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अगर हम मनाली की बात करते हैं तो यहाँ पर कई गाड़ियां बर्फ के इस सैलाब में दब गई जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी हिमस्खलन हुआ है जिसके बाद अब रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है। जो सड़क है, जो मुख्य मार्ग है, उससे बर्फ को हटाया जा रहा है। तो प्रकृति का जो सफेद कहर है उसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है हिमाचल प्रदेश की और दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के है। मनाली में सोलंग नाला क्षेत्र में यह हिमस्खलन हुआ जहां पर कई गाड़ियां बर्फ की चपेट में आ गई जिनको अब निकालने की कवायद चल रही है। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जहां पर सोनमर्ग में हिमस्खलन हुआ जिसके बाद ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित हो गया है। सीमा सड़क संगठन यानी कि जो बीआरओ है वो इस वक्त ट्रैफिक को बहाल करने में जुटा हुआ है।